आज के मुख्य समाचार। ममता बनर्जी ने सरकार पर हमला बोलाते हुए कहा, नोटबंदी के फैसले ने अर्थव्यवस्था खराब की। नगर निगम सहित 14 नगर निगमों में ओबीसी सीटों के बिना आयोजित करने का आदेश। आर्यन खान मामले में तत्कालीन मुंबई एनसीबी प्रमुख वानखेड़े का चेन्नई तबादला। पति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए पत्नी पर दबाव बनाने और प्रताड़ित करने लगा। धन शोधन एक ऐसा हथियार है जो अक्सर कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक की पूर्ति करता। मुंबई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 31 मई 2022 को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उनका दावा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए नो एंट्री है और वह फिर से सरकार नहीं बना सकेगी। उन्होंने कहा, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। यह एक बड़ा घोटाला था। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक केंद्र की जनविरोधी सरकार से तंग आ चुके हैं। ममता ने कहा, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। इसे जाना है। भाजपा की सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्रियों से यात्रा के दौरान अपनी कारों के ऊपर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था। कोलकाता पुलिस के एक सम्मान समारोह के दौरान बनर्जी ने कहा, मैंने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों से यात्रा के दौरान अपनी कारों के ऊपर लाल बत्ती का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है। यहाँ तक कि पुलिस भी सुचारू आवाजाही के लिए लाल बत्ती का उपयोग करती है। यह सब लोगों द्वारा सराहा नहीं जाता है, उन्हें यह पसंद नहीं है। इससे पहले राज्य परिवहन विभाग ने शुक्रवार को वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की एक नई सूची प्रकाशित की थी, जो अपने वाहनों के ऊपर बत्ती का उपयोग कर सकते हैं, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की बीकन लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुंबई। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने पिछले हफ्ते बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित 14 नगर निगमों को ओबीसी सीटों के बिना 31 मई को आरक्षण लॉटरी आयोजित करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार से नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के लिए बेहद अहम मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए वार्डवार आरक्षण की घोषणा कर दी गई है, जिसमें दोनों ही पार्टी के कई नेताओं को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के रंग शारदा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में समारोह में लॉटरी बीएमसी वार्ड से आरक्षित वार्डों का चयन किया गया। ऐसे में नगर निगम में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज की लॉटरी के लिए हो गया। दरअसल, राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक आगामी बीएमसी नगर निगम के लिए 236 वार्ड आरक्षण के लिए बांद्रा के रंग शारदा सभागार में लॉटरी निकाली गई। अधिसूचना के मुताबिक महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और सामान्य वर्ग सीटों के लिए लॉटरी निकाली जानी थी, जिसके जरिए महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित वार्डों का फैसला किया गया। ऐसे में मौजूदा और इच्छुक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी हो गया। ऐसे में मुंबई में कई स्थापित नगर सेवकों, पार्षदों को झटका लगा है। अनुसूचित जाति और महिला आरक्षण के कारण चुने हुए नगर सेवक अपना वार्ड खो रहे हैं। इससे सभी दलों के पार्षद प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब राजनीतिक दलों को अपने अपने आरक्षित वार्डों में नए प्रत्याशी तलाशने और स्थापित पार्षदों के लिए दूसरा वार्ड तलाशने की दोहरी कवायद करनी होगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक शिवसेना पार्षद अमेया घोले, कांग्रेस नेता और नगर पालिका के पूर्व विपक्षी नेता रवि राजा, भाजपा के पूर्व नेता प्रभाकर शिंदे और बेस्ट के पूर्व अध्यक्ष और शिवसेना नेता आशीष चेम्बूकर को इस साल अपना वार्ड छोड़ना होगा। अमेया घोले, रवि राजा और प्रभाकर शिंदे के वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आशीष चेम्बूकर का वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव के लिए भी वार्ड संख्या 117 को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। मुंबई की पूर्व मेयर ने भी महिला आरक्षण के चलते अपना वार्ड नंबर 96 गंवा दिया है।
ऐसे में अब इन सभी नेताओं को देखना होगा कि संबंधित पार्टी किस अन्य वार्ड से चुनाव लड़ेगी। मुंबई, आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी द्वारा आर्यन खान को क्लीनचिट दे दी गई है। एनसीबी ने इस मामले में कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में आर्यन खान को आरोपी नहीं बनाया है, जिसके बाद से अब तत्कालीन मुंबई एनसीबी प्रमुख की जांच पर सवाल खड़ा होने लगा है। आर्यन खान मामले में तत्कालीन मुंबई एनसीबी प्रमुख समीर वानखड़े का तबादला चेन्नई के डीजीटीएस में कर दिया गया है। समीर वानखड़े फिलहाल डीजीएमआरए पद पर कार्यरत है। केंद्र सरकार की ओर से आज कुछ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में समीर वानखड़े का भी नाम था। समीर वानखड़े को चेन्नई के डीजीटीएस में भेज दिया गया है। समीर वानखड़े पर आर्यन खान मामले में जांच के दौरान समीर वानखड़े से काफी कमियां पाई गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ये कार्रवाई का संकेत माना जा रहा है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर कई आरोप लगाए थे। एनसीबी मुख्यालय ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच की जिम्मेदारी एनसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान कई अहम मुद्दों पर गौर किया। गिरफ्तारी के समय आर्यन खान के पास से कौन से मादक पदार्थ जब्त किए गए थे? क्या वह एक ड्रग सिंडिकेट का सदस्य था? क्या गिरफ्तारी के समय उन पर एनडीपीएस अधिनियम लागू हुआ था? क्या गिरफ्तारी के समय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नियम लागू थे? इन मुद्दों में शामिल हैं मुंबई से गोवा के लिए बाध्य एक कॉर्डेलिया क्रूज पर 3 अक्टूबर 2021 को एनसीबी से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया था। गिरफ्तार लोगों में सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान, उनके बचपन के दोस्त अरबाज मचेंट और मुनमुन धमेचा सहित 20 अन्य शामिल थे। बेंगलुरु, एक प्रेमी जोड़ी की प्रेम कहानी में ऐसा मोड़ आया, जहां अप्राकृतिक यौन संबंध की चाह ने वैवाहिक जीवन को बुरी तरह संकट में डाल दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई में एक जोड़े की मुलाकात हुई थी। उन्होंने विवाह कर लिया और बेंगलुरु में रहने लगे, लेकिन पति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए पत्नी पर दबाव बनाने लगा और प्रताड़ित कर रहा था। पति का व्यवहार और खराब हो गया और महिला ने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिला की अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर उसके पति के खिलाफ जांच किए जाने के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। इस जोड़े की मुलाकात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई में पीएचडी करते समय हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और 2015 में उन्होंने विवाह कर लिया और बेंगलुरु में रहने लगे। महिला का आरोप है कि शुरुआत से ही उसका पति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। महिला उसे छोड़कर अपने माता पिता के पास रहने लगी, लेकिन उसके पति ने उससे वादा किया कि वो उससे जबरदस्ती नहीं करेगा और उसे उसके साथ रहने के लिए राजी कर लिया। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसके पति का व्यवहार और खराब हो गया और उसने जनवरी 2016 में अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला के पिता के फेसबुक खाते और उसके 2 मित्रों के व्हाट्सएप नंबर पर उसकी अश्लील तस्वीरें भेजी, जिसके बाद महिला ने अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया, जिसे बेंगलुरु पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। महिला ने अपनी सास को भी मामले में आरोपी बनाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 2019 में आरोपी की मां के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था। महिला और उसके पति ने विभिन्न आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पति ने अपने खिलाफ दर्ज मामला खारिज किए जाने का अनुरोध किया, जबकि पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में उसके मामले को जानबूझकर कमजोर किया गया। उसने आरोप लगाया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों की ठीक से जांच नहीं की गई। न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने दोनों याचिकाओं पर साझा फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो पति की बेगुनाही साबित करता हो। अदालत ने पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली और पुलिस आयुक्त को एक अन्य जांच अधिकारी के जरिए मामले में आगे की जांच कराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 2 महीने के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। मुंबई,
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम एक ऐसा हथियार है जो अक्सर कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी ने इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक कदम करार दिया। एड अधिकारियों ने बताया कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जैन को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया। सिब्बल ने ट्वीट किया कि सत्येंद्र जैन को कथित धन शोधन को लेकर पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। यह एक ऐसा हथियार है जो अक्सर कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। हाल में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सिब्बल ने पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा था कि वह 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साझा मंच पर लाने के प्रयास कर। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।